नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 29 जनवरी 2026 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज के वीडियो में क्या सब करेंगे हम लोग, तो एक टॉपिक है यूजीसी गाइडलाइन जो जारी किया गया है, उसकी आवश्यकता क्या है, यूजीसी गाइडलाइन की आवश्यकता क्या है, उसके पक्ष में क्या पॉइंट है, क्या गाइडलाइन है और क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, इसको ज़रा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ में 2-3 और टॉपिक होंगे जिसमें एक कंप्यूटर और साइबर युद्ध का प्रणाली जो है किस प्रकार से अमेरिका के द्वारा उपयोग किया गया वेनेजुएला के घटनाक्रम के दौरान और ईरान के साथ में पिछले साल। वेनेजुएला पर अटैक करने से पहले अमेरिका ने साइबर अटैक करके वेनेजुएला के पावर सप्लाई को, वेनेजुएला के रडारों को, हर चीज़ को निष्क्रिय कर दिया, जिसके कारण से वेनेजुएला कोई रिस्पॉन्स कर ही नहीं पाया। तो उसको भी ज़रा हम लोग समझेंगे। हेडलाइन देखिए आज का क्या है। हेडलाइन जो है वो है कि अजीत पवार जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, उनकी मृत्यु हो गई है प्लेन क्रैश में। वो जा रहे थे बारामती पवार परिवार का और एनसीपी का, नेशनलिस्ट जो कांग्रेस पार्टी है उसका गढ़ माना जाता है। और एनसीपी के ही पहले थे ये, फिर बाद में बट गया था, शरद पवार की जो पार्टी थी वो बट गई थी और अजीत पवार ने अपना अलग रुख ले लिया था। अजीत पवार जी की मृत्यु हो गई, उसमें और भी कुछ थे, उनके सिक्योरिटी पर्सन थे, पीएसओ थे, उसके अलावा 2 पायलट थे और 1 फ्लाइट अटेंडेंट थे। जो कारण बताया गया है प्लेन क्रैश का, उसमें सबसे प्रमुख कारण है मौसम प्रमुख कारण बताया गया है कि 2 लैंडिंग का प्रयास किया पायलट ने। पायलट जो हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे, उन्होंने कई सारे बड़े बड़े एयरवेज़ में उन्होंने काम किया हुआ था, कपूर नाम है उनका, और उनके द्वारा इसको उड़ाया जा रहा था। तो दरअसल में जहाँ पर इसे लैंड होना था बारामती में, वो बहुत ही छोटा रनवे है और हाईटेक रनवे नहीं है, जैसे बिहार में दरभंगा का रनवे है या और भी कुछ रनवे हैं। इन रनवे पर क्या होता है ना कि फॉग लाइट या फिर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था नहीं होती है, जिसके कारण से वहाँ पर अगर धुंध लग जाए, कोहरा लग जाए तो दिखना बंद हो जाता है कि भाई एयर पट्टी है कहाँ। तो 2 अटैम्प्ट उन्होंने किए। दूसरे अटैम्प्ट के दौरान विमान में कुछ खराबी आई, जिसके कारण से चार्टर्ड प्लेन जो है ये क्रैश हो गया। चार्टर्ड प्लेन यानी कि छोटा प्लेन था, 9 सीटर ही था, 9 लोग बैठ सकते हैं। वीआईपी प्लेन होते हैं ये सब, दरअसल में जो प्राइवेट कंपनियों से हायर करते हैं लोग ट्रैवल करने के लिए, बड़े बड़े लोग जो हैं वो हायर करते हैं। 2 इंजन वाला प्लेन था, लेकिन यह क्रैश हो गया और मृत्यु हो गई। ये भारत में 1 साल के अंदर में ही यह दूसरा सबसे बड़ा प्लेन क्रैश में से एक था। एक हुआ था 22 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट के समीप में प्लेन क्रैश हुआ था। वो दुनिया के एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी क्रैश में से एक थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। भारत में विमानन सुरक्षा को लेकर बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। बहुत सारे डीजीसीए के ऊपर में आरोप लग रहे हैं कि आप किस प्रकार के चीज़ों को हरी झंडी दे रहे हैं, या नॉर्म्स जो हैं अपने यहाँ पर फ्लाई करने के लिए वो बहुत ही अभी भी लूज हैं, जिसके कारण से ख़राब परिस्थितियों में भी विमानों को अनुमति दे दी जाती है फ्लाई करने की और बाद में वो क्रैश हो जाते हैं। जैसे दिल्ली से पटना जा रहे स्पाइस जेट का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें विमान के ख़राब कंडीशन को दिखाया गया था उड़ने के दौरान। तो यानी कि डीजीसीए जो है, भारत विमानन का सेक्टर तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन डीजीसीए सही से उसका रेगुलेशन नहीं कर रहा है। कल ही भारत में दुर्घटना हुई है और ये बहुत ही बड़ा भारत में एक आयोजन हो रहा है, विंग्स इंडिया 2026। यह एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है, एविएशन इवेंट माना जाता है, एशिया का सबसे बड़ा एविएशन इवेंट, जिसको विंग्स इंडिया 2026 नाम दिया गया है। ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू इनका नाम है, और ये वहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो इस इवेंट के बारे में ज़रा हम लोग समझेंगे कि क्या है ये इवेंट। लेकिन आज का सबसे पहला टॉपिक जो है कि बजट सत्र शुरू होने वाला है। बजट सत्र शुरू होता है, सबसे पहले दिन क्या होता है कि राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो सदन को संबोधित करती हैं, सदन में संबोधन करती हैं और सदन में सरकार के कार्यों को आगे रखती हैं कि सरकार ने कौन कौन से कार्य किए हैं, सरकार की क्या क्या इस साल की मंशा थी, पिछले साल हमने कौन कौन सी चीज़ें अचीव की है, कौन कौन सी चीज़ों को हमने लक्ष्य रखा है अचीव करने के तौर पर। एक प्रकार से सरकार के कार्यों को आगे रखते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में। इसको कहा जाता है कि ये संविधान के द्वारा प्रावधान बनाया गया। इस आर्टिकल को भी हम लोग देखेंगे
जिसमें बजट सेशन की शुरुआत जो है वो यहीं से की जाती है। तो सबसे पहला प्रमुख टॉपिक अपना यही है, हर साल बजट सेशन के पहले राष्ट्रपति जी का संबोधन होता है और इसको फिर दोनों सदनों से पास होना आवश्यक होता है धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में, तब जाके ही सरकार रहती है। अगर ये पास ना हो तो सरकार गिर सकती है। बजट सेशन शुरू हो रहा है, यानी कि वार्षिक जो वित्तीय विवरण जिसकी चर्चा आर्टिकल 112 में की गई है उसकी शुरुआत होगी। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उपयोग किया गया है संविधान में, बजट शब्द का कहीं पर भी उपयोग नहीं किया गया है। ध्यान से देखिए, आज के वीडियो को देखिए। पहला टॉपिक क्या है? यही है पहला टॉपिक। राष्ट्रपति जी ने संबोधित किया है सदन के पटल पर। तो बजट सत्र से पहले आर्टिकल 87 1 कहता है कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर एट द, कहाँ पर? तो भाई संसद का संयुक्त अधिवेशन में दोनों सेशन को संबोधित करती हैं और यह बजट सत्र से पूर्व हर साल ही किया जाता है। और चुनाव के बाद, अगर कोई लोकसभा का इलेक्शन हुआ है तो उसके बाद भी किया जाएगा। लोकसभा के चुनाव के ठीक बाद जो पहला सेशन होता है उसे भी राष्ट्रपति जी संबोधित करते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रपति प्रत्येक संसद सत्र की शुरुआत में बजट सत्र सहित संसद के दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन में संबोधन करेंगे। यह संबोधन सरकार की नीतियां, उपलब्धियां और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित करती है और यह लिखित भाषण होता है जो कैबिनेट के द्वारा दिया जाता है, उसी को वह पढ़ती हैं। उसमें कुछ भी उनका अपना नहीं होता है। विशुद्ध रूप से यह संवैधानिक शक्ति है उनकी, बौद्धिक शक्ति उनकी नहीं है, विवेकाधीन शक्ति उनकी नहीं है। यह लिख करके दिया जाता है। इस संबोधन में प्रासंगिकता क्या है? राष्ट्रपति इस प्रावधान के तहत सरकार की आर्थिक, सामाजिक व रक्षा नीतियों को प्रस्तुत करते हैं। यह संबोधन बजट सत्र की शुरुआत का औपचारिक हिस्सा भी है कि बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। अब उसके लिए राष्ट्रपति जी सबसे पहले संबोधन से शुरू करते हैं। आर्टिकल 86 राष्ट्रपति को किसी भी समय संसद किसी भी सदन या दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन को संबोधन करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 86 ये आर्टिकल इसलिए याद रखें बंधुओं क्योंकि पिछले साल यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम में धन विधेयक के आर्टिकल से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा गया था। सभी को तो आर्टिकल 110 के बारे में ही पता है, लेकिन आर्टिकल 109 कोई नहीं पढ़ता है, जिसके कारण से बहुत सारे बच्चों का वह सवाल गलत हो गया था। इसलिए सारे आर्टिकल को ये याद रखें क्योंकि आर्टिकल बेस्ड फैक्चुअल कोर फैक्ट सवाल जिसको कहते हैं वो भी पूछे जाते हैं पॉलिटी से, और पॉलिटी में दरअसल में कठिन सवाल यही होते ही हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट का इस संबोधन की प्रासंगिकता क्या है? अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन संक्षेप में ये बताता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन जैसे जीएसटी, आयकर सुधार का उल्लेख करते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा पारित किया गया था कि भाई हमने कुछ वर्ष पहले जीएसटी जो किया उसका हमें प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कलेक्शन जो है बढ़ा है। इसी प्रकार सरकार की सभी नीतियां, रक्षा नीति हो, सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ चीज़ हो, जैसे आर्टिकल 39 के तहत आर्थिक व सामाजिक समानता की बात करती, जिसमें उन्होंने जी राम जी बिल की बात की कि पिछले साल हमने उसे पारित किया है। इसके तहत ही रोजगार इत्यादि की गारंटी की भी उन्होंने चर्चा की अपने संबोधन के दौरान। यानी कि देश की आर्थिक नीति, रक्षा नीति, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की, देश की नहीं, सरकार की नीतियां जो हैं, रक्षा नीति, आर्थिक नीति, सभी का वह चर्चा करती हैं अपने उद्बोधन के दौरान। और इसमें वो जैसे कोई बड़ी योजना आई, जैसे मुझे याद है जब आयुष्मान भारत योजना लाया गया था तो उसको राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में प्रमुख स्थान मिला था कि यह भारत का या दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम के तौर पर भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। इस प्रकार की चीज़ों की वह चर्चा करती हैं। मुख्य रूप से आपके लिए 87 और 86 आर्टिकल महत्वपूर्ण था जिसको मैंने आपको समझा दिया है। अब जरा इसको देखेंगे कि विंग्स इंडिया 2026 क्या है। यह बहुत ही बड़ा इवेंट है, एशिया का सबसे बड़ा इवेंट है। इवेंट का परिचय क्या है? तो विंग्स इंडिया 2026 एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक नागरिक उड्डयन प्रदर्शित और सम्मेलन है। यह 16 से 19 जनवरी 2026 तक हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर आयोजित किया जाएगा। द्विवार्षिक है, 2 वर्षों में एक बार होता है। आयोजक कौन है? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, भारतीय उद्योग परिसंघ है और हैदराबाद एरोनॉटिकल एसोसिएशन है। ये तीनों इस बार क्या है, इसके क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइजर हैं, आयोजक हैं इसके थीम क्या है? सवाल आपसे 2 ही जगह से पूछा जाएगा। एक सवाल जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस बार जून में भी बहुत बड़ा हादसा हुआ और बीपीएससी का पिछला मेंस एग्जामिनेशन जो है वो अप्रैल माह के अंत में हुआ था। जून में हादसा हुआ विमान का बहुत बड़ा, और उसके साथ में आज जो है
सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत का विमानन क्षेत्र लगातार बढ़ तो रहा है, लेकिन इसमें मौजूद प्रमुख चुनौतियों को स्पष्ट करें और उसके समाधान के बारे में चर्चा करें। तो इसमें कलेक्टिव रूप से पिछले साल का भी आ गया, जून का भी दुर्घटना आ गई और अभी का भी आ गया। इन दोनों दुर्घटनाओं को जोड़ करके आपसे सुरक्षा चुनौती या विमानन सेक्टर की चुनौतियों के बारे में सवाल पूछ सकता है। जो मैंने आपको सवाल दिया कि भारत का विमानन सेक्टर जो है यह लगातार बढ़ रहा है, पहला हिस्सा ये है, इसमें मौजूद प्रमुख चुनौतियों को स्पष्ट करें। बढ़ने के बावजूद इसमें प्रमुख चुनौतियां मौजूद हैं उसे स्पष्ट करें। भाषा कुछ भी उस सवाल का क्रक्स एक ही होता है। और फिर समाधान के बारे में आपसे पूछा जा सकता है या फिर उसे किस प्रकार से समाधान किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि विमानन सेक्टर किस प्रकार से बढ़ रहा है, क्या इसका रेशियो है बढ़ने का, वर्तमान कंडीशन क्या है, ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। दूसरा हिस्सा में आप चैलेंजेज लिखेंगे, जिसमें सिक्योरिटी चैलेंज लिख सकते हैं, विस्तार का चैलेंज है, बहुत सारे विमान कंपनियां बंद हो गई है, मोनोपोली का चैलेंज है, स्पाइस जेट का आपने देखा, स्पाइस जेट का बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, इवेंट कहना सही नहीं होगा, जिसमें उसके बहुत सारे प्लेन जो है कैंसिल हो गए थे, जिसके कारण से फ्लाइट कैंसिल होने के कारण से अफरा तफरी का माहौल हो गया था नवंबर दिसंबर के माह में, अगर आपको याद होगा तो। इसी प्रकार से समाधान में आप लिख सकते हैं कि DGCA जो है कई सारे समाधान के पहलू चला तो रही है, लेकिन अभी तक वास्तविक तौर पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। तो समाधान को आपको पढ़ना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी क्या समाधान इसके हो सकते हैं। इस 3 प्रकार से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, 3 डायमेंशन में। इसे ज़रूर नोट डाउन कर लें। ये छोटे छोटे मेंस के सवाल जो हैं ये आपको कठिन लगेंगे, जब सरप्राइज हो जाएगा आपके सामने, जब दिखेगा आपको अचानक से इस प्रकार के सवाल, तो वहाँ पर हैंडल करना कठिन हो जाता है। कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडियन सिविल एविएशन एट द रेट 2047, ये था इस साल का थीम। कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन द अमृतकाल, भारत को दुनिया से कनेक्ट करना अमृतकाल में। सेटिंग द स्टेज फॉर इंडियन सिविल एविएशन एट द रेट 2047 तक इंडियन सिविल एविएशन को दुनिया में प्रमुख एविएशन के तौर पर स्थापित करने हेतु प्रयास जो चल रहा है, उसी को थीम के तौर पर यहाँ पर रखा गया था। तो थीम जरूर याद रखें। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है। इसका थीम क्या था ये बता दिया, किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है ये भी बता दिया। सवाल इससे प्रीलिम में इन्हीं 3 से पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। प्रमुख विशेषताएं क्या है, यहाँ प्रदर्शन होगा, सम्मेलन, बैठक होगी, पुरस्कार वितरण होगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण कभी भी नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है UGC के नई नियमावली। जब मैं पढ़ाऊँ, मैंने कितनी बार बताया है कि मैं बिल्कुल आरक्षण का हमेशा ही समर्थक रहा हूँ। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, जातिगत रूप से मिलना ही चाहिए, क्योंकि जातिगत भेदभाव है भारत में। मैं इसका कोई भी लाभ करता नहीं हूँ, मुझे नहीं मिलता है। समाज के सो कॉल्ड सबसे अपर कास्ट से हम लोग बिलोंग करते हैं। एक तो मैं मानता नहीं कास्ट को, लेकिन अब लगा हुआ है वो थप्पा, तो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए पहली बात, अपने मन को, दिमाग को सफ़ेद कागज़ के तौर पर रखिएगा और केवल पढ़ करके इसका क्रक्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए केवल पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा, पक्ष विपक्ष को समझिएगा, चुनौतियों को समझिएगा, कंसर्न को, और बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। ठीक है। देखिए क्या हुआ है कि UGC ने एक नई नियमावली को जारी किया है। नई नियमावली नहीं बल्कि 2012 का ही नियमावली था, उसका अद्यतन रूप है, अपडेटेड उसका रूप है, उसको जारी किया है। इसमें एक इक्विटी कमेटी की बात की गई है। क्या इसका आवश्यकता था उसको भी समझ लेते सबसे पहले, उसके बाद इसके प्रावधानों को हम लोग समझेंगे। आवश्यकता को समझना बहुत ज़रूरी है, बिना आवश्यकता को समझे आप इसको नहीं समझ सकते हैं कि क्यों आवश्यकता है। 1 जनवरी 2026 से लागू किए गए नियमों की सबसे बड़ी आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि उच्च जो शिक्षण संस्थान हैं उसमें जातिगत भेदभाव होता है। ये एक वो सच्चाई है जिसे आप नहीं भी स्वीकारें तो भी ये सच्चाई बदल नहीं जाएगी। उच्च शिक्षा में जाति आधारित भेदभाव अभी भी मौजूद है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है और यह बिल्कुल सही पॉइंट है। कई सर्वे और रिपोर्ट्स बताया गया है कि SC ST छात्रों के साथ भेदभाव होता है। उदाहरण के तौर पर हॉस्टल में अलग व्यवहार, प्रोजेक्ट थीसिस में सहयोग न करना, वो छात्रवृत्ति में देरी, परीक्षा में पक्षपात, मानसिक उत्पीड़न, कई सारे ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती। खासतौर से PhD स्टूडेंट्स को भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शिक्षक कर्मचारियों द्वारा जाति आधारित टिप्पणियाँ, उपेक्षा या अवसर न देना आम बात है। बिना सख्त नियमों के ये मामले दब जाते हैं, शिकायतकर्ता को और परेशानी होती है। तो यह सबसे पहला कारण तो यही था। दूसरा है संवैधानिक दायित्वों को पूरा करना। 14 कानून के समक्ष समानता, 15 राज्य द्वारा जाति आधार भेदभाव का निषेध, 15.4 SC ST OBC के लिए विशेष प्रावधान,
17 अस्पृश्यता का उन्मूलन और आर्टिकल 46 SC/ST शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। तो यह एक संवैधानिक आवश्यकता थी, यानी कि संविधान में भी कहा गया है कि आप अलग से प्रावधान करेंगे। SC/ST OBC PW छात्रों की सुरक्षा और समान अवसर को सुनिश्चित करना यह बेहद ज़रूरी चीज़ था, जिसके कारण से हमें इसकी आवश्यकता थी। संस्थानों की जवाबदेही को बढ़ाना यह आवश्यक था कि भाई संस्थान जो है, इंस्टीट्यूट्स जो हैं, चाहे उच्च शिक्षण संस्थान हो या कोई और जगह हो, उनकी जवाबदेही को बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके कैंपस में जातिगत आधार भेदभाव हो रहा है और आप आंख मूंद करके इसको सहन कर लें, यह आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। पहले कई संस्थान शिकायतों को दबा देते थे, कार्रवाई नहीं करते थे। अब वार्षिक रिपोर्ट UGC को भेजनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ पर जातिगत भेदभाव हुआ है तो हमने उसका क्या समाधान किया है, और अगर नहीं हुआ है तो भी वो रिपोर्ट आपको भेजना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। NEP 2020 समावेशिता इंक्लूजन की बात करता है, समानता और सोशल जस्टिस पर जोर देता है, सामाजिक न्याय पर जोर देता है, जिसके कारण से यह आवश्यक था कि इस प्रकार के सुधार किए जाएं। अगला है छठी आवश्यकता जो है सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा। यह सामाजिक लोकतंत्र, उच्च शिक्षा में जाति आधारित भेदभाव संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। जो संविधान कहता है कि जातिगत आधार पर कोई भेदभाव निषेध होगा देश में, तो उसके लिए आवश्यक था कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की जाए, जिसके लिए UGC ने इसे जारी किया है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि जारी क्यों किया गया है। सारे मैंने आपको आवश्यकता को कंक्लूड करके भी बता दिया है कि क्यों जारी किया गया है। बहुत आवश्यक होता है किसी नियमावली को समझना कि व्हाई, कारण क्या है। आपसे कारण पूछा जाए, आवश्यकता पूछा जाए, एक ही चीज़ है कि क्या कारण है इसे लाया गया है। अब इसमें अगर आपके पास में डेटा हो जातिगत आधारित भेदभाव के, तो उसे आप लगा सकते हैं। अभी आपको लग रहा है मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ, मैं आपको दोनों पक्ष स्पष्ट कर दूंगा। उसके बाद आपके मन मस्तिष्क पर है कि आप क्या सोचते हैं क्या नहीं। तो कारण आपको समझा दिया मैंने। अब ज़रा नियमावली को समझते हैं कि आखिरकार नियमावली है क्या, क्या प्रावधान है उसके, क्यों विवाद हो रहा है, उसे भी ज़रा हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले नियमावली, फिर आएंगे क्यों विवाद हो रहा है, और उसके बाद से देखेंगे कि आगे क्या करना है। देखिए क्या है नियमावली, इसको जारी किया गया है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको यही समझना पड़ेगा कि 2012 के नियमावली को अपडेट किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थान में समानता को बढ़ावा देना विनियम 2026 को 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया। साथ ही विनियम 2012 से लागू भेदभाव रोधी नियमों का अद्यतन रूप है, यानी कि उसका अपडेटेड फॉर्म है। पिछले वर्ष फरवरी में UGC ने मसौदा का संस्करण सार्वजनिक सुझाव के लिए जारी किया था, जिसमें OBC को जाति आधारित भेदभाव के दायरे से बाहर रखा गया था और भेदभाव की परिभाषा अस्पष्ट थी। जिसमें SC/ST को तो रखा गया था लेकिन OBC को बाहर रखा गया था, लेकिन अब इसमें OBC को भी शामिल कर दिया गया है। मसौदा नियमों में यह भी प्रस्ताव था कि भेदभाव की झूठी शिकायतों को हतोत्साहित किया जाए, इसके लिए जुर्माने का प्रावधान रखा गया था। यानी कि जब ड्राफ्ट बनाया गया था तो उस ड्राफ्ट में यह भी बताया गया था पिछले वर्ष कि उसमें एक क्लॉज ये भी होगा कि अगर आपने झूठे आरोप दायर किए हैं तो आपके ऊपर में जुर्माना लगाया जा सकता है। अंतिम अधिसूचना नियमावली UGC ने OBC को जाति आधारित भेदभाव के दायरे में शामिल किया है। अब अभी जो जारी किया गया है उसमें OBC को भी जाति आधारित भेदभाव में शामिल किया गया है और झूठी शिकायतों संबंधी प्रावधान को हटा दिया गया है। ये जो डाला गया था ड्राफ्ट में कि भाई झूठी शिकायत अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर में जुर्माना लगाया जाएगा, इस प्रावधान को भी हटा दिया है और OBC को भी इसमें जोड़ दिया गया। यानी कि जनरल सामान्य वर्ग के अलावा जो भी वर्ग हैं उन सभी के आधारित उन सभी को सुरक्षा दी गई है, लेकिन सामान्य वर्ग को नहीं दी गई है। परिभाषा को थोड़ा विस्तारित किया गया है ताकि इसमें वर्ष 2012 के विनियमों में निहित कुछ भाषा को भी शामिल हो सके। भेदभाव को परिभाषित भी किया गया है इसमें। देखिए जरा मेजर्स को हम लोग समझेंगे। नवीन संशोधित नियमावली क्या है? जाति आधारित भेदभाव का अर्थ केवल जाति या जनजाति का आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के सदस्यों के खिलाफ किया गया भेदभाव होगा। अगर OBC, SC, ST के खिलाफ कोई भेदभाव होता है तो वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा किसी भी हितधारक के खिलाफ चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता, दिव्यांगता इनमें से किसी के आधार पर भी किया जाता है तो अनुचित, भिन्न या पक्षपातपूर्ण व्यवहार कोई भी किया जाता है तो वो सब इसके तहत में दंडनीय होगा। वर्ष 2012 के विनियम के अनुसार भेदभाव कोई भी भेद, बहिष्कार, सीमा या प्राथमिकता जिसका उद्देश्य प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को बाधित करना हो, विशेष रूप से किसी हितधारक या हितधारकों के समूह के ऐसी शर्तें थोपनी हो जो मानवीय गरिमा के अनुकूल ना हो, तो वह भेदभाव कहलाता था 2012 के हिसाब से। लेकिन इसको
परिवर्तित करके अब ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया है। संस्थानों को जाति, पंथ, धर्म, भाषा, जातीयता, लिंग व दिव्यांगता के आधार पर छात्रों या समूहों के लिए अलग शैक्षणिक प्रणाली या संस्थान स्थापित करने या बनाए रखने से रोकने वाला प्रावधान भी शामिल है। तो यही है इसका प्रावधान कि आपको कहीं पर भी किसी भी तरह से जातिगत भेदभाव का अगर सामना करना पड़ता है किसी भी स्वरूप में, तो शिकायत दर्ज की जा सकती है। अब इसको लेकर के एक कमेटी बनाई है जो कैंपस में घूमते रहेंगे, है ना। उसको कहा गया है समानता समिति या इक्विटी कमेटी उसको कहा जाता है। नई नियमावली के अनुसार प्रत्येक संस्थान में समान अवसर केंद्र ईओसी स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थान में समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर व समावेशन को सुनिश्चित करना है। एक यह कमेटी बनाया गया है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने भी होंगे उसमें समावेशन को सुनिश्चित करेगा यह संस्थान। ईओसी के अंतर्गत इक्विटी कमेटी गठित होगी जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख करेंगे। कमेटी में ओबीसी, विकलांग, एससी, एसटी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। लेकिन यहां पर यह नहीं लिखा गया है कि जनरल वर्ग के प्रतिनिधित्व भी अनिवार्य होंगे। तो ये एक क्या है, इसमें फॉल्ट है। ईओसी को अर्धवार्षिक रिपोर्ट देनी होगी, 6 महीने पर यह रिपोर्ट भी देगा। ईओटी कमेटी को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करनी होगी। प्रत्येक संस्थान को ईओसी कार्यप्रणाली पर वार्षिक रिपोर्ट यूजीसी को प्रस्तुत करनी पड़ेगी कि ईओसी ने किस प्रकार से काम किया है। पहले तो आप किसी के जाति के आधार पर उसे पहले से ही दोषी मान रहे हैं कि सामान्य वर्ग का अगर कोई है तो वो भेदभाव करेगा ही करेगा। उसको आप अपना बात रखने के लिए कमेटी में जगह भी नहीं दे रहे हैं। तो 2 क्लॉज यहाँ पर देखने को मिल रहा। अभी आएंगे हम लोग। निगरानी और समिति पैनल, यूजीसी के राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति बनाएगा जिसमें वैधानिक पेशेवर परिषद व आयोग के प्रतिनिधि या नागरिक समाज के सदस्य शामिल होंगे। यह समिति कम से कम वर्ष में 2 बार बैठक करेगी और समीक्षा करेगी कि किस प्रकार से काम हो रहा है। संस्थानों को उत्तरदायित्व भी होगा। नवीन नियमावली संस्थान को निम्नलिखित उत्तरदायित्व दिए गए हैं कि भेदभाव को समाप्त करें, आप समानता को बढ़ाएं और उपयुक्तता उपाय करें कि ऐसा भेदभाव हो ना। पहले तो कम करें, समानता को बढ़ाएं और अगर भेदभाव हुआ है तो उसको कम करने का प्रयास करें कि भेदभाव कभी हो ना। संस्थान के प्रमुख यह सुनिश्चित करने के पूर्ण अधिकार और जिम्मेदारी होगी कि नियमों का पालन हो, अन्यथा उनको यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। उनके डिग्री कार्यक्रम, डिस्टेंस लर्निंग व ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित करने से रोका जा सकता है और उनको यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थान की लिस्ट से भी बाहर किया जा सकता है। तो ये क्या है, ये है प्रमुख प्रावधान जो इसके थे। अब इसमें मुख्य चुनौतियां क्या क्या आ रही है। तो पहली चुनौती तो ये आ रही है कि ओबीसी जो है, ओबीसी को शामिल किया गया है। ओबीसी को शामिल किया गया है। क्या किसी यादव के घर में बैठ करके कोई पासवान जो है वो खाना खा सकते हैं? कुछ सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि जातिगत भेदभाव का दायरा जो है वो जनरल बनाम अदर माना जाता है, जबकि ऐसा वास्तविक तौर पर नहीं है। आप में से बहुत सारे यादव होंगे, जाति पर मत जाइएगा। क्या करूं, इस प्रकार के टॉपिक ही हैं, मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। मैं बस पढ़ाने के लिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर पूछ रहा हूं कि आपके घर में जो लेदर का काम करते, जिन्हें चमार कहा जाता है, वो आपके घर में बैठ कर के खाना खा सकते हैं, खाने देंगे, अपनी लड़कियों की शादी करेंगे? जातिगत भेदभाव केवल जनरल और एससी, एसटी, ओबीसी के बीच में ही होता है क्या? क्या इंटरकास्ट जो है ओबीसी एससी के खिलाफ नहीं करते जातिगत भेदभाव? एससी एसटी के खिलाफ नहीं करते हैं क्या? कोई पासवान अपने घर में, जिसे गांव घर के इलाकों में डोम कहा जाता है, जिनको सबसे निम्नतम माना जाता है, उनके घर में खाना खाएंगे आप? नहीं, है ना। तो हमें जो टैबू है जातिगत आधारित भेदभाव का, वो इतना आसान भी नहीं है कि आप एक वर्ग को आप पहले से ही मान लें कि यही भेदभाव करेगा। ऐसा नहीं होता है। भेदभाव करने वाले हर वो आदमी भेदभाव करते हैं जिन्हें भेदभाव का अवसर मिलता है। जिसको शोषण करने का किसी का अवसर मिलता है वो शोषण कर लेता है। गांव घर में आप रहे होंगे तो देखा होगा। मैंने छोटा सवाल पूछा आपसे, आप पासवान हैं, आपके घर में जो लेदर का काम करते हैं, चमार का जो जिन्हें संज्ञा दी जाती है, वो आपके घर में खाना खा सकते हैं? आप उनके हाथ का पानी पियोगे? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं जनरली लोग। इतना तो जाति मैंने भी देखी है गांव घर में। तो दोषी केवल एक ही कास्ट को मानना गलत होता है। दूसरा क्या है,
इसके दुरुपयोग की संभावनाएं बहुत बढ़ती हैं, क्योंकि इसमें झूठी शिकायतों पर जो जुर्माना का प्रावधान था उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। तीसरा क्या है, कैंपस जो होता है, कॉलेज कैंपस, उसमें छात्र एकजुट होते हैं। कभी डीयू या जेएनयू के प्रदर्शन देखे हैं आपने? आपको कोई कास्ट नहीं दिखेगा, जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं दिखेगा। लेकिन अब क्या होगा, कैंपस बटेगा। कैंपस बटने से क्या होगा, भेदभाव और बंटवारा की राजनीति मजबूत होगी, नेता मजबूत होंगे, जनता कमज़ोर होगी, कैंपस कमज़ोर होगा। कैंपस एकजुट हमेशा ही होना चाहिए। कभी विजिट कीजिएगा जेएनयू या डीयू, वहाँ पर देखेंगे हमारे कॉलेज में भी हम लोग अलग अलग विचारधारा के बैठ कर घंटों बहस करते थे। कितनी बार तो तीखी बहस हो जाती है, फिर बैठ कर के एक ही साथ नाश्ता पानी किया, बात ख़त्म। तो ये जो बहस का बहुत ही सुंदर प्रणाली थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये है सबसे बड़ा कंसर्न, यानी कि यूनिवर्सिटी जो है अब वह भेदभाव और बढ़ेगा न कि कम होगा। विभेद बढ़ेगा, दूरियां बढ़ेंगी ना तो कम होंगी। क्या पता झूठा आरोप लगा ले, इसलिए लोग दूर रहना पसंद करेंगे। तो ऐसी चीज़ें बढ़ सकती है। तो ये इसके कुछ कंसर्न है, कंसर्न को ज़रूर ही याद रखिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि SC/ST एक्ट के बहुत सारे दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं, तो उसी प्रकार से इसके भी दुरुपयोग के मामले सामने आ सकता है। दूसरा इक्विटी कमेटी है, इक्विटी कमेटी में जगह जनरल वर्ग को नहीं दिया गया है। तीसरा क्या है, तो OBC को भी शामिल कर लिया गया है। और चौथा क्या है, तो जुर्माने का प्रावधान जो था झूठी शिकायतों को लेकर वो ख़त्म कर दिया गया है। तो ये कुछ प्रावधान है जिसे ज़रूर याद रखिएगा। और एक और बहुत ही बड़ा प्रावधान है कि न्यायिक प्रक्रिया जो है उसको छोटा कर दिया गया इस नियमावली के द्वारा। न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं होता जब तक दोष सिद्ध नहीं होता है। इसमें तो किसी पर आरोप लगा उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी कि आपने मान लिया कि वह दोषी हो गया है, और उसके बाद फिर आगे की जांच पड़ताल की जाएगी। अगर झूठा भी आरोप साबित होता है तो आरोप दायर करने वाले पर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जिस पर आरोप लगा था उसका समूचा कैरियर जो है वो चैलेंजेज उसको फेस करने पड़ेंगे। तो ये कुछ क्या थे, इसके कंसर्न थे। कंसर्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग। जयशंकर जो है पहली बार 2026 में अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं, और अमेरिका की पहली विजिट है भारत सरकार के द्वारा 2026 में। और क्या है, तो EU के साथ ट्रेड डील के बाद पहली विजिट है। दरअसल में EU के साथ ट्रेड डील एक ट्रेड डील नहीं था, बल्कि यह 1 साल की बेइज्जती का एक जवाब था। जो अमेरिका के द्वारा भारत की लगातार बेइज्जती की जा रही थी, हर बार हमें नीचा दिखाया जा रहा था, टैरिफ की धमकी दी जा रही थी, तो हमने एक डील के जरिए, बात तो हो रही थी US डील, लेकिन सरप्राइज़ रहा कि EU के साथ हमने डील साइन कर दिया, जिसके कारण से यह उन सभी सवालों का, सभी बेइज्जती का एक ही बार में जवाब था कि आप अपने हिसाब से हमें नहीं चला सकते हैं। हाउ डेयर यू का हमने जवाब दे दिया कि हम ये कर सकते हैं। तो EU के साथ डील पर आप देख रहे होंगे अमेरिका के सभी बड़े पदों से कहा जा रहा है कि डिसअपॉइंटिंग है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये भारत ने, EU ने सही नहीं किया है, EU ने धोखा दिया, इत्यादि इत्यादि। कुछ नहीं कर पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो दिख भी नहीं रहे 2 दिन से। तो EU के साथ डील के बाद भारत की पहली अमेरिका यात्रा होगी। उसके साथ हमने एक और बड़ा डील किया। डोनाल्ड ट्रंप ने हमें धमकी दी थी कि आप F-35 खरीदिए। F-35 जो है वही जहाज़ जो केरल में रुक गया था, ख़राब हो गया था, याद है आपको? F-35 स्टील्थ फाइटर जेट है। स्टील्थ का मतलब रडार पर नहीं दिखता है ये, लेकिन हमारे रडार ने इसे कैप्चर कर लिया था, तब इसको लैंड कराया गया था। ख़राब कारणों से यह केरल में लैंड हुआ था। तो F-35 हमें ख़रीदने की धमकी दी गई थी, लेकिन हमने 100 से ज़्यादा हमने राफेल की डील की है, जो हमने फ्रांस से ख़रीदा। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हम पर आरोप लगाए गए कि राफेल सही से काम नहीं किया, राफेल फेल हो गया, वो सारा अमेरिका और चाइनीज़ का प्रोपेगेंडा था। प्रोपेगेंडा वॉर उसे कहा जाता है, जिसमें वो हमें नीचा नहीं दिखा रहे थे, बल्कि इस फाइटर जेट को नीचा दिखा रहे थे, ताकि दुनिया भर में अपने फाइटर जेट और F-35 को बेच सकें, राफेल को कमतर करते हुए। तो हमने ये भी बता दिया है कि हमें F-35 नहीं चाहिए, हम राफेल ही खरीदेंगे, और यह राफेल सक्सेसफुल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ये भी इस डील से हमने बता दिया है। तो यानी अमेरिका जो चाह रहे थे उसको हमने साइड में करते हुए स्ट्रैटेजिक जो स्वायत्तता है, रणनीतिक स्वायत्तता है, उस राह पर हम वाकई मजबूती से बढ़े हैं। EU के जब चीफ भारत की यात्रा पर आए थे, तो प्रदर्शन के दौरान 26 जनवरी परेड के दौरान मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हुई है। थोड़ा सा समझेंगे तो विश्लेषण आपको समझ में आएगा। EU यानी कि यूरोपियन यूनियन की प्रमुख थी, उनके सामने भारतीय सैनिकों के रूसी जहाज़ जो है, रूसी इक्विपमेंट वो वहाँ से गुजर रहे थे।
S-300 जो है वो रूसी है, S-400 रूसी है, सुखोई जो है वो रूसी है ना। उनके सामने से रूसी इक्विपमेंट गुजरे हैं आर्मी के। यानी कि आप EU से हो, हम रूस से खरीदते हैं और हम खरीदना जारी रखेंगे। उसके साथ साथ भारत के आसमान में अमेरिकी विमान भी उड़ रहे थे, ठीक है। तो यानी कि हमने दिखाया कि हम वाकई मल्टीपोलर वर्ल्ड की संकल्पना लेकर आगे बढ़ते हैं और हमें नहीं मतलब कि आपका पक्ष क्या है, आपका पक्ष क्या है, हमारे जिससे इंटरेस्ट होंगे हम उसी से वार्तालाप करेंगे। ये था इसका सांकेतिक महत्व। सांकेतिक महत्व ब्यूरोक्रेसी में, डिप्लोमेसी में बहुत मायने रखता है। इसी को कहा जाता है रणनीतिक स्वायत्तता, कि हम EU के साथ डील कर रहे हैं, रूस के साथ जहाज़ खरीद रहे हैं, अमेरिका के साथ भी बातचीत है, हमारी संबंध है, बहुत सारे रक्षा संबंध भी हैं, लेकिन हम किसी एक के पक्ष में नहीं हैं। हम वाकई सॉवरेन हैं। रिपब्लिक डे पर इससे अच्छा प्रदर्शन कुछ नहीं हो सकता था। यह पहली क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग है जिसकी मेजबानी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कर रहे हैं। यह बैठक 4 फरवरी 2026 को वॉशिंगटन DC में आयोजित किया जाएगा। दिस इज द इनॉग्रल क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग होस्टेड बाय US सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो, इनका नाम है। तो ये जरूर याद रखिएगा कहाँ पर हो रहा है, कब से कब तक हो रहा है, और भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर इसमें भाग लेने के लिए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा संक्रमण एनर्जी ट्रांजिशन के लिए आवश्यक खनिजों की निर्भरता को कम करना, खासतौर से चीन पर निर्भरता को कम करना, रणनीतिक साझेदार देशों के बीच में सहयोग को बढ़ाना, यह इसका लक्ष्य रखा गया है। भारत की भागीदारी क्या है? तो भारत के S जयशंकर इसमें बैठक में भाग लेंगे। पृष्ठभूमि क्या है? तो भारत को आपको मैंने पढ़ाया भी था कि पैक्स सिलिका में इनवाइट किया गया अमेरिका के द्वारा कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिजों का क्रिटिकल मिनरल्स के लिए सप्लाई चेन को चीन के अलावा पूरी दुनिया में विविधता के साथ प्रसारित करना, चीन के अलावा बाकी जगहों से हम क्रिटिकल मिनरल्स का किस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं, किस प्रकार सप्लाई चेन को बना सकते हैं, उसको लेकर के यह बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें हमारे विदेश मंत्री जी भाग लेने जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर संपन्न होता है। इसमें बहुत सारे देश भाग लेंगे। जब ये बैठक होगा तब एक बार इसको और पढ़ेंगे हम लोग, तो एक बार और इसको उस समय पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है इसको हम लोग कल देखेंगे, हाउ कंप्यूटर वॉरफेयर इज़ बिकमिंग लिथल पार्ट ऑफ पेंटागन। पेंटागन की रक्षा नीति का कंप्यूटर वॉरफेयर किस प्रकार से लीथल पार्ट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया, इसे हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।